अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक और दुआ करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के पहले एपिसोड का आगाज़ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के साथ करना चाहूँगा और वो मसला है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के डिवाइड का। आखिर क्यों ये दोनों कौमें एक दूसरे के साथ टेंशन में रहती हैं? क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है साल दर साल, सेंचुरी दर सेंचुरी? ये मसला बना हुआ है। आप में से कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे और सोचते होंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आ, ये दोनों कौमें मिलजुल के रहती हैं, अमन के साथ रहती हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पे नज़र डालें, न्यूज़ पे नज़र डालें, तो मेरे ख़्याल से ये टेंशन किसी भी पॉइंट पे कम नहीं हुई है और हर थोड़े अरसे के बाद किसी ना किसी फॉर्म में फिर से आती रहती है। तो कभी हम लोग ये मान लेते हैं कि ये कश्मीर का मसला है, कभी ये कहते हैं कि गुजरात में दंगा हो गया, कई बार इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले की बात कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि जो फंडामेंटल इशू है वो कहीं ना कहीं ये दोनों रिलीजन्स के बीच के आपस की टेंशन है। और जैसा मैंने कहा, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला है वो सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं है। मुझे लगता है कि उसके डीपर रूट्स जो हैं वो रिलीजन में जाते हैं और इनफैक्ट ये पूरा का पूरा मसला जो है ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का एक सिम्टम है जो कभी हिस्ट्री में एक फॉर्म में नज़र आता है और कई बारी दूसरी फॉर्म में। तो इसीलिए जैसे जैसे हिस्ट्री में हम पीछे जाते रहते हैं तो हमें अलग अलग इंस्टेंसेस मिलते हैं। कभी कश्मीर का मिलता है, कभी बांग्लादेश का मिलता है, कभी पार्टीशन का मिलता है, उसके पहले इस्लामिक इन्वेजन का मिलता है। हिस्ट्री में, एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, जितना पीछे जाते जाएंगे हर पेज में आपको टेंशन मिलेगी इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इन दोनों कम्युनिटीज़ ने कभी अमन नहीं देखा है, साथ में मिलजुल कर नहीं रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि इन दोनों के बीच झगड़ा भी बहुत रहा है और काफ़ी हद तक एक फंडामेंटल डिफरेंस भी नज़र आता है। और जैसा मैंने कहा कि हिस्ट्री में एक एक स्टेप करके आप जितना पीछे जाते जाएंगे आपको एक नया चैप्टर मिलेगा और इवेंचुअली आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जब पहली बार इस्लाम एटलीस्ट पॉलिटिकल फॉर्म में हिंदुस्तान में आया था। और वो वक्त था जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में हमला किया था और वहीं से एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया जहाँ पे इस्लामिक रेजीम्स एक के बाद एक हिंदुस्तान में हुकूमत करती रहीं। कुछ उनमें से अच्छी थीं, कुछ ऐसे इन्वेडर्स भी थे जो सिर्फ लूटपाट करके और लोगों को मार करके चले गए। बहुत ही सैड और डार्क चैप्टर है हिस्ट्री का। और मुझे लगता है कि अगर हमें इन दोनों मज़हबों के बीच का डिफरेंस अगर समझना है तो हिस्ट्री के इस चैप्टर को
समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कम से कम हिंदुस्तान में ऐसा परसेप्शन है कि ये मसला मुसलमानों ने शुरू किया था। और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं वो काफ़ी हद तक इस पूरी हिस्ट्री को एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। वो समझते हैं कि इस्लाम का हिंदुस्तान आना एक अच्छी चीज़ थी। हाँ, लोगों में एक नया बिलीफ सिस्टम आया, लोगों ने तरक्की की स्पिरिचुअली, रिलीजियस सेंस में, और वो इसको ग्लोरीफाई करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हिंदू जो हैं वो इस पूरी हिस्ट्री को बहुत ही दुख के साथ देखते हैं। वो समझते हैं कि उनके एंसेस्टर्स पे जुल्म हुआ, उन्हें मारा गया, उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया और उन पर एक तरह से ज़बरदस्ती राज किया गया 1000 साल तक। तो ये एक परसेप्शन है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हिस्ट्री का। और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में फैक्ट्स उतने ही ज़रूरी हैं जितना उसका परसेप्शन है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें लोगों के पर्सपेक्टिव को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, ताकि हम इसको सॉल्व करने के लिए कोई तरक्की कर सकें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिस्ट्री को लेके, और मुझे कोई इजी सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है इसका। जैसे मैंने कहा, एक तरफ मुस्लिम्स इस हिस्ट्री को एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, हिंदू इसको नेगेटिव लाइट में देखते हैं। और अगर कहीं कोई बीच का रास्ता है तो सिर्फ ये हो सकता है कि मुसलमान इस बात को एक्नॉलेज करें कि जुल्म हुए थे, कुछ चीज़ें गलत हुई थी और बहुत ज़्यादा गलत हुई थी। और साथ साथ हिंदू भी रिकग्नाइज़ करें कि वो जिस वक्त हुआ वो दौर ही कुछ ऐसा था, इसमें जंगें हो रही थी, रिलीजियस इन्वेजन्स हो रहे थे, और उस दौर के हुक्मरानों का आज के दौर के मुसलमान के साथ कोई ख़ास लेना देना है नहीं। सिर्फ नाम के लिए वो एक मज़हब के ज़रूर हैं, लेकिन अगर कोई चुपचाप मज़हब को फॉलो करता है और कोई उसके लिए जंगें लड़ता है, तो वो दोनों ही अलग अलग लोग हैं, उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है नहीं। पर यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल के आती है, वो ये है कि कैसा है, क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है? क्या मज़हब का इससे कोई लेना देना नहीं है? उसके लिए मुझे लगता है कि मुस्लिम सोसाइटी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि नहीं है, और उन्हें बताना चाहिए कि जो भी हुआ पास्ट में वो गलत था और ग्लोरीफाई तो नहीं करना चाहिए। कम से कम उन इन्वेडर्स को जिन्होंने लूट-पाट और कत्ल करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अगर आप मुग़ल एम्पायर की बात करें, उस दौर में भी ये सब हुआ, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि उन्होंने वो सब नहीं किया जो गौरी या गजनवी ने किया था। एक और पहलू जो यहाँ से निकल के आता है वो इस्लामिक टेररिज्म का है, और फिर से ये बात परसेप्शन पे आ जाती है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, वो क्लियरली कहते हैं कि इसका उनके मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें ये परसेप्शन ज़रूर है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक आम इंसान, एक नॉर्मल सा पढ़ा लिखा आदमी जो मज़हब को फॉलो कर रहा है,
اور اس کی برین واشنگ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ جنگیں لڑنے چلا جاتا ہے، یا IS جوائن کر لیتا ہے، یا سوسائڈ بامبر بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہیں ہم اس چیز کو روک پا رہے ہیں؟ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہر ریلیجن کے ساتھ ایک پرابلم ہے، لیکن ایک فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم ایسے ریلیجن ہیں جو اس طرح سے ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پوری دنیا کو کنورٹ کرنے کے لیے انکریج کریں گے۔ اگر آپ بدھسٹ ہیں تو آپ ہو سکتا ہے آپ خراب بدھسٹ ہوں، آپ لوگوں کے قتل کریں، لوگوں کو بہت ہی برے طریقے سے ٹریٹ کریں، لیکن آئیڈیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ ہر دنیا کے ہر ایک انسان کو کنورٹ کرنا چاہیں گے۔ جبکہ اسلامک ایکسٹریمزم میں یہ چیز ضرور پائی جاتی ہے کہ جو برین واش کیا جاتا ہے جن لڑکوں کو، ان کو یہ ضرور سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا کو فتح کرنا ہے اور ایک طرح سے اسلامک امپائر اسٹیبلش کرنا ہے، خلیفہ بنانا ہے۔ اور یہ بہت بڑی وجہ ہے، صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور خاص کر یورپ میں، امریکہ میں اسلاموفوبیا کی۔ تو یہ جو نان مسلم ہیں وہ مسلم سے اس لیے نہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی الگ مذہب کو ورشپ کرتے ہیں، یا ان کی اسکرپچر کچھ اور کہہ رہی ہے، یا ان کے طور طریقے الگ ہیں، لیکن اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ آئیڈیالوجی ڈینجرس نہ ہو جائے، کہیں یہ ان کی لائف کو نہ افیکٹ کرے۔ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم سوسائٹی سے ایک آواز نکلے اور وہ لوگوں کو بتائے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کافروں کو ماریں گے اس سے ان کا کیا مطلب ہے، اور جو بھی ریلیجن کی الگ الگ ورسز ہیں یا میسیجز ہیں جو ایکسٹریمسٹ یوز کرتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ ہم ڈسٹنگوش کر سکیں، فرق دیکھ سکیں کہ جو اسلام ہے اور جو اسلامزم جس کو کہتے ہیں، یا جو ایکسٹریمزم ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ اور مسلمان خود ان لوگوں کو الگ کریں، دور کریں جو اس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے دونوں کو الگ کر کے دیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ کوئی اگر ایکسٹریمسٹ ہے اور ایک آئیڈیالوجی کو یوز کر رہا ہے تو اس آئیڈیالوجی کا ہر ایک فالوور اسی امپریشن کے ساتھ دیکھا جائے گا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، جیسا کہ اسلاموفوبیا اب دنیا بھر میں دیکھتے ہیں۔ پر یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب ہم لوگ آپس میں بات کریں، سامنے نکل کے آئیں، جو ڈاؤٹس ہیں، جو سوال ہیں وہ کلیئر کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو کافی چانسز ہیں کہ کوئی اس مس انڈرسٹینڈنگ کا مس یوز کرے گا پولیٹیکل پرپزز کے لیے اور پرسنل گینز کے لیے، یا پھر سوسائٹی میں صرف نفرت پھیلانے کے لیے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بات کرتے رہیں۔ اسی چیز کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔